मत रो मेरे बच्चे। माँ, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं रे, हमेशा तेरे साथ रहूंगी मैं। माँ, अगर तुम चली गई तो फिर मैं क्या करूँगा? तुझे सब संभालना होगा कुशल, अपने बाबा का ख्याल रखना होगा तुझे। वादा कर बेटा। नहीं माँ, ऐसी बातें मत बोलो, बस आप आराम करो, बाबा बस आते ही होंगे। 15 साल का मासूम कुशल अपनी माँ मालती और पिता अमरपाल के साथ इसी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मालती को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। उसके इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई, लेकिन उसके बाद भी मालती की हालत में सुधार नहीं आया। उस दिन भी जब मालती की तबीयत बिगड़ी तो अमरपाल कुशल को मालती के पास बिठाकर डॉक्टर को लेने गया था, लेकिन जब तक अमरपाल डॉक्टर को लेकर आया तब तक मालती दम तोड़ चुकी थी। उसके हाथों में कुशल का हाथ था। अमरपाल ने देखा कि कुशल माँ के हाथ पर सिर रखकर जोर जोर से रो रहा था। ये देखकर अमरपाल ने रुंधी आवाज में कहा, कुशल मेरे बच्चे, तेरी माँ वो चली गई। बाबा, मुझे भी माँ के साथ जाना है। ऐसा नहीं कहते बच्चे, अगर तू भी चला गया तो मैं किसके सहारे जिंदगी काटूंगा, बता मुझे। इसके बाद अमरपाल और कुशल मालती को याद करते हुए बहुत रोए, लेकिन इसके बाद सब कुछ संभालना ही था। कुशल बहुत समझदार बच्चा था। उसके पिता अमरपाल एक छोटा सा ढाबा चलाते थे, लेकिन मालती की बीमारी के चक्कर में अमरपाल को अपने ढाबे की जगह बेचनी पड़ी और अब इतने पैसे भी नहीं थे कि ढाबे के लिए किराए पर भी कोई जगह ली जा सके। हालत ये हो गई थी कि कभी दूसरों को खाना खिलाने वाले अमरपाल के पास अब अपने बेटे को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। उसके पास अगर कुछ बचा था तो वो थे ढाबे के बर्तन। स्कूल की फीस ना चुका पाने की वजह से कुशल की पढ़ाई भी अब छूट चुकी थी। फिर एक सुबह, कुशल बेटा, एक काम करते हैं, तेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। मैं किसी तरह वहां की फीस का इंतजाम कर ही लूंगा। नहीं बाबा, शायद मेरी किस्मत में इतनी ही पढ़ाई लिखी थी, और वैसे भी जब आप दोबारा ढाबा शुरू करोगे तो आपको एक कारीगर भी तो चाहिए होगा ना। तो आज से मैं आपका कारीगर, आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगे। कुशल की समझदारी भरी बातें सुनकर अमर की आंखें भर आईं। फिर उसी शाम जब अमरपाल गहरी सोच में डूबा था तो कुशल ने उससे कहा, क्या हुआ बाबा, क्या सोच रहे हो आप? बेटा, बस यही सोच रहा हूं कि ढाबे का काम फिर से कैसे शुरू किया जाए और कहां से शुरू किया जाए। नई जगह के लिए तो पैसे हैं ही नहीं हमारे पास। मैं एक बात कहूं बाबा? हाँ बोलो ना बेटा। बाबा, हमारे पास खेत वाली जमीन तो है ना, हम वहां अपना ढाबा चला सकते हैं। बात तो सही है बेटा, लेकिन वो जगह तो पूरी खुली पड़ी है, कुछ काम कराने लायक पैसे नहीं हैं। अरे सुनो तो बाबा, आप उस खेत की जमीन को बेचकर रोड के किनारे पर जमीन ले लो, चाहे थोड़ी ही मिले। पर बेटा, वहां तो ना कोई फैक्ट्री है ना ही दफ्तर, कौन आएगा हमारे पास खाना खाने? बाबा, वहाँ रोड के किनारे अच्छी खासी बस्ती है और दिन रात चलता रोड भी है। बस हमें कम कीमत में बढ़िया खाना देना होगा, फिर देखना कमाल। अब अच्छा, और ये होगा कैसे? ऐसे होगा कि खाना बनाओगे आप, मैं रहूंगा आपका कारीगर, तो खर्चा सिर्फ राशन पानी का ही होगा ना। और ग्राहक खुले आसमान के नीचे बैठकर खाना खाएंगे क्या? मैंने अभी तो तुझे बताया कि कुछ काम करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। खेत बेचकर रोड के किनारे बहुत थोड़ी सी ही जमीन ले पाएंगे हम। इस परेशानी का एक हल है मेरे पास बाबा, मैंने पहले से ही सोच रखा है। कुशल के भरोसे अमरपाल वैसा ही करता गया जैसा वो कहता गया। अमरपाल ने अपनी खेती की जमीन बेचकर सड़क किनारे एक छोटी सी जमीन ले ली। उसी जमीन पर अमरपाल और कुशल ने अपने लिए घास फूस की एक झोपड़ी बनाई, और जब बारी आई ढाबा खोलने की तो अमरपाल ने कहा, हाँ भाई, अब बता क्या है तेरे मन में? ना तो सीमेंट है और ना ही ईंट और रेत, कैसे बनाएंगे ढाबा? बाबा, माँ बनाएंगी हमारे लिए ढाबा। क्या मालती? अब ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ बाबा, आपको पता है, माँ ने जाते हुए मुझसे कहा था कि वो हर वक्त हमारे साथ रहेंगी। जब मैं सोच रहा था कि हम ढाबा कैसे बनाएंगे तो माँ ने ही मुझे रास्ता दिखाया। अच्छा, और वो क्या है? हम माँ की साड़ियों को जोड़कर एक रंगीन टेंट वाला ढाबा बनाएंगे बाबा। कुशल का आइडिया सुनकर अमरपाल भावुक हो गया। वो सोच रहा था कि वाकई मालती मरने के बाद भी उन दोनों की मदद कर रही थी। दोनों ने मालती की सारी पुरानी साड़ियों को आपस में जोड़कर एक टेंट बना दिया था। कोई साड़ी हरी थी तो कोई लाल। इस तरह से एक बहुत ही सुंदर रंगीन टेंट बनकर तैयार हो गया। फिर अमरपाल ने उसी टेंट के 2 हिस्से किए, एक में रसोई बनाई और दूसरी तरफ उन्हीं साड़ियों में रुई भरकर लोगों के बैठने के लिए गद्दे तैयार कर दिए। ले भाई कुशल, तैयार हो गया हमारा टेंट वाला ढाबा, पर इसका नाम क्या रखें? वो भी मैंने सोच रखा है, इसका नाम रखेंगे माँ का ढाबा। पहले ही दिन इक्का दुक्का गाड़ियां आकर उस ढाबे पर रुकी। किसी ने चाय का ऑर्डर दिया तो किसी ने ऑमलेट का। दिन बीतते गए और धीरे धीरे लोग वहां रुककर खाना भी खाने लगे। ताजी हवा के बीच रंगीन ढाबे में बैठना लोगों को अच्छा लगने लगा, क्योंकि जैसा कि कुशल ने कहा था, उसके ढाबे पर कम कीमत में बढ़िया खाना जो मिल रहा था। फिर एक दिन, बाबा, हमें अपना ढाबा थोड़ा पीछे खिसकाना पड़ेगा। क्यों भाई, बढ़िया तो चल रहा है सब।
नहीं बाबा, अब भीड़ बढ़ने लगी है तो और जगह चाहिए। हम अपनी झोपड़ी तोड़कर ढाबा पीछे खिसकाएंगे। और उससे क्या होगा? अगर ज्यादा जगह होगी तो गाड़ी लगाने के लिए लोगों को और जगह मिलेगी। फिर हो सकता है कि बसें और ट्रक वाले भी हमारे पास आए। हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है। और बाबा अपना क्या है, हम तो यहीं ढाबे में सो जाया करेंगे और खाना पीना भी यहाँ है ही, तो अलग से घर की क्या जरूरत है। अमरपाल समझ गया था कि कुशल अब बड़ा और समझदार हो गया है। अमरपाल ने वैसा ही किया। वक्त गुजरा तो ढाबे पर भीड़ बढ़ती गई। अमरपाल ने अब 3 कारीगरों को काम पर रख लिया। पैसे जमा हुए तो कुशल ने डिजाइनर टेबल कुर्सी और अच्छे बर्तन मंगवा भी लिए, जिससे ग्राहकों की संख्या और बढ़ती चली गई। और फिर पूरे 2 सालों के बाद यार कुशल, बैंक में अच्छे खासे पैसे जमा हो गए हैं। एक बढ़िया एसी वाला पक्का ढाबा बना ले क्या? नहीं बाबा, हम उन पैसों से अपनी जमीन बढ़ाएंगे और माँ के ढाबे को और बड़ा बनाएंगे। हम यहाँ इतना बड़ा टेंट लगाएंगे जितना पूरे शहर में ना हो। अमरपाल ने सारी जमा पूंजी कुशल के कहने के मुताबिक लगा दी। अब उनका ढाबा शहर का सबसे बड़ा ढाबा था और इस तरह कुशल ने अपना वो वादा निभाया जो उसने अपनी माँ से उसके आखिरी वक्त में किया। ये है नंदू, उम्र लगभग 10 साल। अनाथ है बेचारा। 6 साल का था तभी इसके माँ बाबा इस दुनिया में इसे भगवान के सहारे छोड़ गए। नंदू अब कचरा बीनता है और किसी तरह अपना पेट पालता है। ये है चंदा, उम्र तकरीबन 11 साल। ये भी अनाथ है। यह कचरे के डब्बे में मिली थी। शायद 1 साल की रही होगी तब। ये भी कचरा बीनती है और नंदू की अच्छी दोस्त है। एक दिन की बात है, दोनों कचरा बीन रहे थे। तभी चंदा नंदू से कहती है, नंदू, आज फिल्म देखने चले क्या? मस्त पिक्चर चल रही है। नहीं रे, मुझे नहीं जाना कहीं। काम के बाद ठिकाने पर चलेंगे, वहीं जाकर खाएंगे पिएंगे। चंदा नंदू की ओर देखती है और फिर कचरा बीनने लग जाती है। कचरा बीनने के बाद दोनों कचरे का थैला अपनी पीठ पर लटकाए चले जा रहे थे। कबाड़ी के पास जाकर उसे कचरा देते हैं, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। दोनों खुशी खुशी पैसे गिनते हुए चले जा रहे थे। पास ही एक ठेले पर खाने को कुछ सामान खरीदते हैं। वे दोनों एक सुनसान से इलाके में चले जाते हैं, जहां बहुत बड़ा पाइप रखा है। वे दोनों उस पाइप में चले जाते हैं और खाना निकालकर खाने लगते हैं। खाने के बाद वे उसी में ही सो जाते हैं। ऐसे ही दोनों हर सुबह निकलते और शाम तक कचरा बीनते। मस्ती करते हुए शाम को अपने ठिकाने पर वापस आ जाते थे। खाते थे, पीते थे, मस्ती करते थे और वहीं पर सो जाते थे। एक सुबह चंदा उठती है और हर जगह सन्नाटा देखकर घबरा जाती है और नंदू को उठाती है। नंदू, उठो। अरे उठो नंदू। क्या हुआ? शोर क्यों मचा रही है? अरे आज इतना सन्नाटा क्यों है हर जगह? नंदू भी यह देखकर चौंक जाता है। हाँ यार, सच में आज पता नहीं कहाँ चले गए सब। हो सकता है कि आज सबकी छुट्टी हो। कोई सरकारी दिन भी तो हो सकता है आज। हाँ, हो तो सकता है। चल, हमको क्या, अपने तो सारे दिन एक जैसे हैं। और फिर दोनों अपना अपना थैला उठाकर कचरा बीनने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते सुनसान पड़े हुए थे। सारी दुकानें बंद थी। कोई भी बाहर नहीं दिख रहा था। अचानक एक पुलिस वाला आकर दोनों को रोकता है और उनसे कहता है, अरे तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? चलो अपने अपने घर जाओ। क्या हुआ साहब? ऐसा क्यों कह रहे हो? जानते नहीं, कोरोना की बीमारी फैली हुई है, इसीलिए किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसा करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। डंडे पड़ेंगे 100 अलग। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चलो चलो, अब जाओ यहां से। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वापस अपने ठिकाने की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते सुनसान पड़े हुए थे। कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा था। दोनों वापस आकर सो जाते हैं। दोनों उसी बड़े पाइप के अंदर बैठे हुए थे। रात हो गई। दोनों को बहुत भूख लगी थी। आसपास भटकने पर एक जगह एक रेडी पर कुछ खाने को मिल जाता है और दोनों वही खाकर सो जाते हैं। चंदा और नंदू को खाने पीने की मुश्किलों का सामना दिन ब दिन करना पड़ रहा था। वो अब तो दो दो दिन बिना खाए पिए गुजारा करते। उनकी हालत और खराब होने लगी थी। एक रात की बात है,
चंदा, बड़ी जोरों की भूख लगी है। मुझे भी। बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं खुला और अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अब क्या करें? मुझे तो भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही है। अच्छा चल, हम कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। दोनों अपने ठिकाने से बाहर निकलते हैं और छुपते छुपाते शहर में घूमते हैं। दुकानें, होटल, सब कुछ बंद था। कहीं कोई खाने पीने की चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। आसपास के घरों में उन्हें लोग खाते हुए दिख जाते। सभी खाने को मजा लेकर खा रहे थे। यह देखकर उनकी भूख और बढ़ जाती है। कुछ आगे चलने पर उन्हें एक कचरे का बहुत बड़ा डब्बा दिखाई देता है। उसमें वे दोनों कुछ खोजने की कोशिश करने लगते हैं। अचानक नंदू को एक पैकेट में कुछ मिलता है। वह उस पैकेट को खोलता है। खोलते ही नंदू की आंखों में चमक आ जाती है। उस पैकेट में कुछ सैंडविच मिलते हैं। अरे चंदा, देख क्या मिला है मुझे। अरे वाह, मजा आ गया। आज का इंतजाम तो हो गया हमारा। हाँ, आज रात हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। दोनों सैंडविच खा रहे थे। काफी दिनों बाद बेचारों को कुछ खाने को मिला था। इस लॉकडाउन ने तो इन गरीबों की जान ही ले ली। आज तो मजा आ गया। आज तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया। कितना स्वादिष्ट है। आहा। सचमुच, मैंने भी ऐसा खाना कभी नहीं खाया। लेकिन अब कल के बारे में सोच। लॉकडाउन में ना हमारे पास काम है और ना ही पैसा। हम बाहर भी तो नहीं जा पा रहे हैं। छोड़ ना, कल की कल देखेंगे। वैसे भी हम जैसे गरीबों को रोज कुआं खोदना पड़ता है ताकि प्यास बुझाई जा सके। कोरोना के चलते हुए इस लॉकडाउन में हर जगह पोस्टर लगे थे जिसमें सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथ धोना जैसी बातों का जिक्र किया गया था। चंदा और नंदू को भी कहीं से मास्क मिल जाता है। वो भी मास्क पहनने लगते हैं। वो दिन भर इसी पाइप में ही पड़े रहते थे। काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया था। पता नहीं था कोरोना कब जाएगा और लॉकडाउन कब खत्म होगा। हर रात चोरों की तरह छुपकर दोनों खाने की तलाश में निकलते थे और कभी कचरे के ढेर से तो कभी किसी के घर से खाने को मिल जाता था। कुछ लोग भी हर रोज खाने का सामान गरीबों में बांटने के लिए आते थे। 2-3 महीनों बाद अब बाजार फिर से खुलने लगे थे। कोरोना की बीमारी फैलनी भी अब कम हो गई थी। सब अपने अपने कामों पर फिर से लौटने लगे थे। अब सर्दियों का मौसम आ गया था। चंदा और नंदू दोनों को भूख के साथ साथ अब ठंड का सामना भी करना पड़ रहा था। एक रात दोनों खाने की तलाश में निकलते हैं। आज का तो दिन ही खराब है। सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। ठीक कहती हो चंदा। पता नहीं आज का दिन कैसा निकला। आज तो किस्मत ही खराब है। कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा। दोनों छुपते छुपाते जगह जगह भटक रहे थे। चलते चलते रास्ते पर्स पड़ा मिलता है। वो पर्स को उठा लेता है। नंदू पर्स को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें ढेर सारे पैसे रखे थे। दोनों बहुत खुश होते हैं। मजा आ गया आज तो। अब हमें खाने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्या सोच रहा है नंदू? चल, कहीं चलकर खाने का इंतजाम करते हैं। नहीं, किसी और के पैसे हम नहीं ले सकते। जिसका ये पर्स है उसे खोजकर हमें ये लौटा देना चाहिए। क्या बात कर रहा है नंदू? पागल हो गया है क्या तू? कितनी अच्छी किस्मत से हमें ये पैसे मिले हैं। भगवान ने जब हमें ये इनाम दिया है तो अब तो इसे लौटाने की बात कर रहा है और उसको लौटाने की बात कर रहा है जिसका अता पता भी हमें मालूम नहीं। एक बार देखें तो सही। क्या पता इसमें कोई एड्रेस ही मिल जाए। दोनों अच्छी तरह से पर्स को देखते हैं लेकिन उसमें पैसों के अलावा कुछ भी नहीं रखा था। इसमें तो कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं लिखा। अब तो हम इसे रख सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। हम पता लगाएंगे कि ये किसका है। और हां, अगर इसका मालिक हमें नहीं मिला तब हम देखेंगे कि इसका क्या करना है। चंदा कुछ भी नहीं बोल पाती। वो दोनों आसपास लोगों से पूछते हैं कि क्या किसी का कोई सामान गुम हुआ है। काफी पता लगाने पर भी यह पता नहीं चल पाता कि पर्स किसका है।
दोनों थके हारे अपने ठिकाने पर वापस आ जाते हैं। दोनों चुपचाप बैठे कुछ सोच रहे थे। देख नंदू, हमारी इतनी खोजबीन करने पर भी हमें इन पैसों का मालिक नहीं मिला। तो भगवान ने ये पैसे हमारे लिए ही भेजे हैं। हमें भूख भी लगी है और हमारे पास कपड़े भी नहीं हैं। तो क्यों ना हम अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ सामान ले आएं?